AVP 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया। इसकी शुरुआत 26 राज्यों में स्थित 111 प्रशिक्षण केंद्रों में की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवसर पर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। महामारी के संकट काल के समय देश में मेडिकल उपकरणों, दवाओं, अस्पताल में बिस्तर समेत मानव संसाधन तक की कमी को पूरा करने की दिशा में सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, जिस क्रम में इस प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है ताकि मेडिकल क्षेत्र से बाहर के लोगों को भी आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त किया जा सके। हेल्थ सेक्टर में वर्तमान और भविष्य के लिए मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉन मेडिकल हेल्थ केयर वर्करों का कौशल करना इस प्रोग्राम का मकसद है। कांग्रेस में जारी अंदरूनी तनाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पार्टी से युवा नेताओं की विदाई लगातार जारी है। अब असम विधायक रूपज्योति कुर्मी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा, राहुल गांधी नेतृत्व करने में असमर्थ हैं। अगर वो कांग्रेस की कमान संभालते हैं तो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। पार्टी के मध्य वाद विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूपज्योति कुर्मी ने कांग्रेस को छोड़ने की घोषणा करते हुए पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी युवाओं की आवाज सुन नहीं रही। कांग्रेस अलाकमान युवाओं को नहीं सुनना चाहता, इसलिए सभी राज्यों में पार्टी की स्थिति बिगड़ती जा रही है। रूपज्योति कुर्मी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। इस बार असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास जीतने का अच्छा मौका था। इस बारे में उन्होंने अलाकमान को भी अवगत कराया था, लेकिन पार्टी के AIUDF के साथ गठबंधन करके सब गड़बड़ कर दिया। कांग्रेस अभी तक बुजुर्ग नेताओं को ही प्राथमिकता देता रहा है, युवाओं की बात वह नहीं सुनना चाहते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कॉर्पोरेट संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों और चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों के साथ उच्च स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी, जिसमें दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों के इलाज और देखभाल के लिए स्वैच्छिक फंडिंग पर चर्चा की गई। रेयर डिजीज से प्रभावित बच्चों के लिए एक पोर्टल जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें फंड मिल सकेगा। इसके अलावा टीबी मुक्त कारपोरेट संस्थानों पर भी विचार विमर्श किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, बैठक का उद्देश्य कारपोरेट क्षेत्र के साथ व्यापक साझेदारी के लिए आगे की राह पर चर्चा करना था। कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ने कारपोरेट क्षेत्र और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित किया। कोरोना के संकट काल में जब अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों की कमी हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज प्रतिदिन अपनी जान गंवा रहे थे, ऐसे में भारतीय रेल ने भारत के विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचा के कई जिंदगियां बचाईं। रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेल ने 54 दिनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों से देश भर के 32,017 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुँचाई है। ऑक्सीजन के 1,830 से ज्यादा टैंकरों में पहुंचाई गई। मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, अभी तक 443 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें अपनी यात्रा पूरा कर चुकी हैं और विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी गई है, जिससे उन्हें राहत मिली है। 4 टैंकरों में 78 टन ऑक्सीजन लेकर एक ट्रेन अभी रास्ते में है। देश के दक्षिणी राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों से 17,600 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। विशेष ट्रेनों के तेलंगाना में 3200 टन, आंध्र प्रदेश में 4,000 टन और कर्नाटक में 4100 टन मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। पिछले दिनों कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी ने बेहद हाहाकार मचाया था, जिसके बाद रेलवे द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य काफी तेजी से और सुलभ तरीके से किया गया। कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए आज फिर से एम्स में OPD सेवाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि मरीजों को इलाज के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही अपना पंजीकरण कराना होगा। संक्रमण के खतरे को देखते हुए अभी सीधे अस्पताल में जाकर पंजीकरण की सुविधा नहीं मिलेगी।
ओपीडी सेवा शुरू होने के साथ ही इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना जरूरी होगा। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डी.के. शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार अस्पताल में 18 जून से चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवाओं को शुरू किया जाएगा। सभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वो ओपीडी के लिए तैयारी शुरू कर दें और प्रतिदिन आने वाले नए व पुराने मरीजों की संख्या का एक प्रस्ताव बनाकर भेजें। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फैसला 6 अप्रैल को एम्स ने किया था। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा प्रत्याशी और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। ममता ने नंदीग्राम में आयोजित हुई पूरी चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले पर आज सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में हुए चुनाव के बाद 2 मई को नतीजे आए थे। चुनाव में सबकी नजर इस बार नंदीग्राम की सीट पर थी, क्योंकि ये ममता का गढ़ कहा जाता है। मगर ममता इस बार यहां से चुनाव हार गईं, जिसके बाद ममता ने नंदीग्राम सीट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी। यहां पर भाजपा प्रत्याशी और कभी ममता के खास रहे शुवेंदु अधिकारी ने रोमांचक मुकाबले में उन्हें 1956 वोटों से हरा दिया था। ये बंगाल चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर था। नंदीग्राम में परिणाम की घोषणा के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे। ममता ने यहां फिर से काउंटिंग की भी मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी मांग ठुकराते हुए भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी को विजयी घोषित कर दिया और आखिरकार ममता ने 46 दिन बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन तीसरी लहर आने की भी आशंका बनी हुई है। एक्सपर्ट्स ने जुलाई के बाद तीसरी लहर आने की चेतावनी दी है। इस बीच ब्रिटिश साइंस जर्नल लेंसेट ने भारत सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए 8 सुझाव दिए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इन्हें भारत में तुरंत लागू करने की जरूरत है। लैंसेट सिटीजन पैनल में विश्व के 21 विशेषज्ञ शामिल हैं। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन का विकेंद्रीकरण करने पर जोर दिया गया है। पारदर्शी राष्ट्रीय मूल्य नीति बनाने का भी जिक्र किया गया है, जिसके तहत मेडिकल सेवाओं से जुड़ी सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कि एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं और अस्पताल देखभाल की कीमतों की सीमाएं तय होनी चाहिए। कोरोना प्रबंधन पर साफ साक्ष्य आधारित जानकारी को अधिक व्यापक रूप से प्रसारित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र समेत स्वास्थ्य प्रणाली के सभी क्षेत्रों में मौजूद मानव संसाधनों को कोविड-19 से निपटने के लिए दुरुस्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को उपलब्ध वैक्सीन खुराक के उपयोग को इस्तेमाल करने के लिए साक्ष्य के आधार पर टीकाकरण के लिए प्राथमिकता समूहों पर निर्णय लेना चाहिए। मजदूर और कमाए वाले वर्ग के लोगों के अकाउंट में नकद पैसे ट्रांसफर करने की व्यवस्था करें। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है और संक्रमण की दूसरी लहर भी अब धीमे पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 62,480 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 1,587 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। बीते 24 घंटे में इस महामारी को 88,977 लोगों ने मात दी है। इस महामारी से 2,97,62,793 लोग ग्रस्त हो चुके हैं। इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या 2,85,80,647 है। मरने वालों की संख्या दूसरी लहर में 3 लाख के पार पहुंच गई थी। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या अब 3,83,490 पर पहुंच गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 7,98,656 है। भारत में मॉनसून बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। मौसम के आगमन से भारत के विभिन्न राज्यों में बारिश दर्ज की जा रही है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून देश के ज्यादातर क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय हो चुका है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में पहुंचने में इसकी रफ्तार थम गई है। हवा की विपरीत स्थितियों के कारण मानसून की गति कम हो गई है, जिस कारण उत्तरी राज्यों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में
मानसून के पहुंचने में देरी हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून भले ही समय से पहले पहुंच गया हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उसके पहुंचने में 3 से 4 दिनों तक का समय लग सकता है। चक्रवाती स्थिति पैदा होने की वजह से मानसून की रफ्तार धीमी हुई है। मौसम विभाग के महानिदेशक एम महापात्रा ने बताया, पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर चीन पर निशाना साधते हुए कहा, भारत ने कोरोना महामारी की वजह से तबाही झेली है। इसके साथ ही ट्रंप ने चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, चीन को अमेरिका को 10 खरब डॉलर का हर्जाना देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को संक्रमण के पीछे जिम्मेदार ठहराया और कहा, चीन की वुहान लैब से ही SARS-CoV-2 लीक हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, देखिए भारत में क्या हो रहा है। कोविड की वजह से भारत में तबाही मच गई है। भारत ही नहीं, हर देश तबाह हो गया है। भले ये दुर्घटनावश हुआ, लेकिन जो हालत हुई है उससे अब देश कभी पहले जैसे नहीं होंगे। हमारा देश भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन अन्य देश हमसे भी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। एक कारण जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है पता लगाना कि ये कहां से आया और कैसे आया। ट्रंप का आरोप है कि मध्य चीन के वुहान शहर में स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से कोरोना लीक हुआ है और ट्रंप के अनुसार चीन को दुनिया को मुआवजा देना चाहिए।